बिहार की 40 और बंगाल की 42 सीटों की लड़ाई कौन जीतेगा? क्या नीतीश 24 से पहले इंडिया अलायंस को बाय बाय कहने की तैयारी में है? क्या दीदी को घेरने के लिए अमित शाह ने चक्रव्यूह बना दिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बिहार बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार ने दिल्ली का टिकट कटा लिया है और जेपी नड्डा अमित शाह बंगाल में सीटों का नंबर डिसाइड कर रहे हैं। इंडी गठबंधन की बैठक में ममता ने पीएम फेस के लिए खड़गे का नाम आगे बढ़ाया, लेकिन नीतीश पर लालू यादव चुप रहे। तो क्या अब लालू को नीतीश का टाटा होगा और तेजस्वी को घाटा होगा? क्या बिहार में जेडीयू का आरजेडी में विलय कराने की साजिश रची जा रही है? क्या नीतीश की पार्टी बचाने में अमित शाह मदद करने वाले हैं? बिहार और बंगाल में आखिर चल क्या रहा है, इस रिपोर्ट में मिलेगा सभी सवालों का जवाब। क्या बिहार की 40 सीटों पर गेम बदल रहा है? क्या बंगाल की 42 सीटों पर बड़ा उलटफेर होने वाला है? 40 जमा 42 की लड़ाई के लिए शाह ने क्या चक्रव्यूह बनाया है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर मोदी के साथ जाने वाले हैं? बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार अगले 48 घंटे में बड़ा फैसला ले सकते हैं। ललन सिंह को जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटा सकते हैं। इंडी गठबंधन को बड़ा झटका दे सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या नीतीश फिर एनडीए के साथ जाना चाहते हैं? क्या नीतीश की मुलाकात शाह से होने वाली है? हम आपको यह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि नीतीश की नाराजगी से बिहार का खेल कैसे पलट रहा है। दिल्ली में 19 दिसंबर को हुई इंडिया अलायंस की बैठक के बाद नीतीश एक्शन में है। नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक की नींव रखी। कांग्रेस ने रूठे दलों को मनाया और उन्हें एक मंच पर आने को राजी किया, लेकिन इंडी अलायंस की बैठक में पीएम पद के लिए खड़गे का नाम आया। लालू यादव ने भी पीएम फेस के लिए नीतीश का नाम आगे नहीं बढ़ाया। नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक तक नहीं बनाया गया। नीतीश की नाराजगी का रीजन समझना मुश्किल नहीं, लेकिन नीतीश की नाराजगी जिन्होंने मोल ली है उनमें पहला नाम है जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह का। उन पर जेडीयू के आरजेडी में विलय कराने की साजिश का आरोप लगा है। उनसे नाराजगी की एक दूसरी वजह यह है कि ललन सिंह के अध्यक्ष रहते नीतीश के नाम का प्रस्ताव पीएम कैंडिडेट के लिए नहीं हो पाया। ललन सिंह को नीतीश कुमार अध्यक्ष पद से हटा सकते हैं। नीतीश की नाराजगी लालू यादव से भी है। नीतीश को लगता था कि लालू और तेजस्वी गठबंधन की मीटिंग में उनके नाम की पैरवी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश नाराज हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता किसी नाराजगी से इनकार कर रहे हैं। ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर चर्चा हर जगह हो रही है। कहाँ चर्चा हो रही है? हमारे पार्टी ऑफिस में तो कोई चर्चा नहीं है, न जानकारी है। तो चर्चा अटकलें तो आप लोग पैदा करते हैं और अटकलों को आप लोग मार भी देते हैं। जो आप सब लोग जानते हैं, कुछ दिन में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर उसके साल भर बाद विधानसभा का चुनाव होगा। तो आखिर दो चुनाव सामने हैं और लोकसभा का चुनाव तो समझिए बिल्कुल सामने आ गया। तो उस परिस्थिति में जनता दल यू की तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक लाजमी है। सूत्रों के मुताबिक अगले 3 दिन तक नीतीश दिल्ली में दूसरे दलों के कुछ बड़े नेताओं से मीटिंग कर सकते हैं और इन मुलाकातों के बाद वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। उनके एनडीए में जाने की अटकलों के पीछे भी मजबूत आधार है। नीतीश पहले भी एनडीए से अंदर बाहर कर चुके हैं। वो पहली बार 1998 में एनडीए में शामिल हुए थे। 2013 में जब मोदी को बीजेपी ने पीएम कैंडिडेट बनाया तो एनडीए छोड़ दिया। 2017 में दोबारा एनडीए में शामिल हो गए और 2022 में एक बार फिर एनडीए से बाहर आ गए। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश के एक बार फिर एनडीए में वापस आने की अटकलें हैं। इन तमाम अटकलों के बीच जेडीयू का पूरा एक्शन दिल्ली में नजर आने वाला है। 28 दिसंबर को दिल्ली में ही जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होनी है। 29 दिसंबर को जेडीयू की
राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग होनी है, जिसमें फैसले लिए जाएंगे। वैसे बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि नीतीश की पार्टी में भी भीतर ही भीतर उठापटक शुरू हो चुकी है। कि कोई व्यक्ति कभी कहेगा क्या कि मैं नाराज हूं, ये कहना ही इस बात का पर्याप्त संकेत है कि वो नाराज थे, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं शामिल हुए। और जो पटना में प्रचार किया गया था कि वो संयोजक बनेंगे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं, यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने भी उनका नाम प्रस्तावित नहीं किया। तो कोप भवन में गए हुए थे, 20-22 दिन के बाद पहली बार निकलकर मीडिया के सामने आए हैं, तो उनके खंडन करने से नाराजगी दूर नहीं हो जाती है। आखिर राहुल गांधी को क्यों फोन करना पड़ा? वो इसीलिए फोन करना पड़ा कि उनको मालूम था कि ये नाराज हैं। और नीतीश जी का स्वभाव है कि रह रहकर वो कोप भवन में चले जाते हैं, रह रहकर वो नाराज हो जाते हैं, उनको मनाने की आवश्यकता पड़ती है। 2014 में बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। तब जेडीयू और लालू की पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ी थी और इसका फायदा एनडीए को हुआ था। 2014 में बिहार की 40 में से 22 सीटें अकेले बीजेपी को मिली थी। तब जेडीयू 2 सीट पर सिमट गई थी। तब बीजेपी का वोट शेयर 29.86% था, जो जेडीयू के 16.04 और आरजेडी के 11.32 कंबाइंड वोट शेयर से भी ज्यादा था। लेकिन 19 में नीतीश मोदी के साथ आए तो एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती। बिहार में इंडी अलायंस को घेरने वाली पूरी स्ट्रेटजी क्या होगी, इसे लेकर 30 दिसंबर को बिहार बीजेपी हेडक्वार्टर में पूरा प्लान बनेगा और अमित शाह उस प्लान को इंप्लीमेंट कराएंगे। लेकिन सवाल है कि क्या नीतीश आए तो एनडीए में उनका वेलकम होगा? पता नहीं ये पलटने की आदत कब से लग गई। कुर्सी के कारण ये पलटते पलटते अपने पूरे व्यक्तित्व को ही जमीन में मिला दिया। नीतीश कुमार ऐसा मिलाया कि आज न घर के रहे न घाट के रहे। भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए दरवाजा बंद है। बिहार में नीतीश के मूव पर बीजेपी की नजर है, लेकिन बंगाल की 42 लोकसभा सीटों का तिलिस्म तोड़ने के लिए मोदी ने अपने सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार अमित शाह को मैदान में उतार दिया है। होम मिनिस्टर बंगाल पहुंच चुके हैं और 2024 में 35 लोकसभा सीट जीतने का टारगेट रख दिया है। 2014 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी बंगाल में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें जीत पाई। 2019 में नंबर्स जरूर बढ़े, बीजेपी 2 से 18 तक पहुंची, लेकिन 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी 213 तो बीजेपी 77 सीटों पर आकर रुक गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल राज्यों में पश्चिम बंगाल शामिल है। बंगाल में सत्ता की हैट्रिक लगा चुकी ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन इंडिया का अहम हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट भी शामिल है। ममता बनर्जी बंगाल में क्लीन स्वीप करने के मकसद से काम कर रही हैं, तो बीजेपी ने 2024 के चुनाव में बंगाल में इस बार 35 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी ने बंगाल में जीत के लिए रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया है। इसी लिहाज से अमित शाह और जेपी नड्डा ने बंगाल का दौरा करके 2024 की लोकसभा चुनाव जीतने की पटकथा लिखी है। लेकिन बंगाल बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों है और दीदी को सिंगल डिजिट में समेटने का टारगेट कैसे पूरा होगा, ये जानना भी जरूरी है। देश में 40 से अधिक लोकसभा सीटों वाले 4 राज्य हैं और बंगाल इनमें इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी कभी सत्ता में नहीं रही। बंगाल की सियासत में लेफ्ट लंबे समय तक काबिज रहा है, जिसका वैचारिक स्तर पर संघ के साथ 36 का आंकड़ा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1946 में बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया था। यही वजह है कि बीजेपी का फोकस जनसंघ के दौर से बंगाल पर है। बीजेपी के सामने चुनौती ये दिखाने की भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में उसे 18 सीटें यूं ही नहीं मिल गई थी।
बीजेपी को साबित करना है कि लोकसभा चुनाव में उसका धमाकेदार प्रदर्शन बंगाल की राजनीति में आगाज था, एक बड़े बदलाव का, जिसे अब 2024 के चुनाव में डबल करने का टारगेट है। इसके लिए शाह ने चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। दीदी के खिलाफ बंगाल में बीजेपी का मुद्दा है अवैध प्रवासी कट मनी सिंडिकेट, परिवारवाद, केंद्रीय योजनाओं को लागू न करना और CAA। कट मनी, सिंडिकेट, घुसपैठ, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, और जहां पर रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था वहां बम धमाकों की गूंज सुनाई पड़ती है। बंगाल का दीदी ने पतन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब लाल भाई यहां शासन करते थे, कम्युनिस्ट शासन करते थे, और दीदी ने उनको हराया, देश भर में अच्छा लगा कि अब शायद बंगाल में परिवर्तन आएगा, बंगाल विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। मगर दीदी ने तो शासन ऐसा चलाया कि लोग कहने लगे कि कम्युनिस्ट अच्छे थे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार। अमित शाह और जेपी नड्डा ने 15 सदस्यों की कोर कमेटी गठित कर दी है। सोशल मीडिया विंग को एक्टिवेट कर दिया है। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को जिम्मेदारी दे दी है। साइबर योद्धाओं को मैदान में उतर जाने का ऑर्डर मिल गया है। बंगाल भाजपा की चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए 31 दिसंबर को सभी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक होनी है। 24 में सोशल मीडिया का पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा रोल क्यों होगा, इसकी पूरी डिटेल अमित शाह ने दे दी है। अगर इस सभागार में बैठे हुए सभी सोशल मीडिया वॉलंटियर्स ये ठान ले कि दीदी को जो करना है वो करे, बंगाल के हर वोटर के घर में भारतीय जनता पार्टी का निशान, कमल निशान जाएगा और मोदी जी फिर से एक बार का नारा जाएगा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर आज मैं आपको कहने आया हूं कि 24 और 26 के चुनाव की जीत की नींव डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का है, परंतु सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी की है तो मेरे सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की है, साइबर योद्धाओं की है, आप लोगों की।